हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10 की सामाजिक विज्ञान में ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। और आज हम करने वाले हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जी हाँ, आज हम करेंगे इसके टोटल 30 MCQ। तो भाई साहब जल्दी जल्दी रेडी हो जाएं, लाइक कर दें, शेयर कर दें और सभी को बुला लें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम तो वही करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। अगर आपको ई बुक्स और नोट्स की भी आवश्यकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, वहां जाइए, क्लिक करिए, जल्दी से ई बुक्स और नोट्स को अवेल कर लीजिए। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। और कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं। कौन कौन से हैं? वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीजें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, आज के सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन, 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब कैसे करेंगे इनको? एक एक क्वेश्चन आपके सामने आता जाएगा। ऑलराइट, एक एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, ए, बी, सी और डी। उनके आंसर कौन देगा? आप देंगे। कैसे देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। और एक काम और करना है। कौन सा काम करना है भाई साहब? एक ले लेना है पेपर, 1 2 3 4 अप टू 30, इस तरीके की नंबरिंग कर लेनी है सबको, ठीक है। और फिर जो आपको सही आंसर लगता है वो उस क्वेश्चन नंबर के सामने लिख देना है, ठीक है। फिर क्या करना है? जो सही आंसर यहां से बताया जाएगा वो भी साइड में लिख लेना है आपको, ठीक है। उससे क्या होगा? फिर आपको बाद में 30 क्वेश्चन फटाफट से चेक करने हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, ऐसे आपको करते जाना है, ठीक है। और जैसे ही सारे क्वेश्चन हो जाते हैं आपको काउंट करके बताना है कि 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। ऑलराइट, रेडी है सभी? सारी बातें समझ में आ गई? लाइक शेयर हो गया, सब्सक्राइब हो गया, बढ़ा जाए आगे। ऑलरेडी चलो भाई आ जाओ। हाँ जी, बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला प्रश्न है, भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितने प्रतिशत है? बता दो भाई जल्दी से। भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितने प्रतिशत है? 17%, 15.1%, 19.5%, 21.3%। तो वर्तमान समय में बताना है कि एट प्रेजेंट भारत की जीडीपी में हमारी कृषि का योगदान यानी कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, प्राइमरी सेक्टर का योगदान कितने परसेंट है? बताइए जल्दी से, तेजी से आंसर आना चाहिए भाई। 17%, 15.1%, 19.5%, 21.3%। क्या लगता है? आ गया आंसर? चेक किया जाए तो सही आंसर बनता है इसका 17%। एट प्रेजेंट भारत की जीडीपी में सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान 17% है। अब आप कहेंगे ये सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान 17% है तो ये होता क्या है? तो किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगी हुई है? बता दो जल्दी से। भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगी हुई है? 45%, 67%, 61% या फिर 72%? बताओ जल्दी से, भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में लगी है? क्या लगता है? ए, बी, सी, डी? आ गया आंसर सभी का? चेक किया जाए। चलिए, तो सही आंसर बनता है 67%। भारत की जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों में लगी हुई है, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या रोजगार के लिए कहाँ लगी हुई है? प्राथमिक क्षेत्र में।
क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग परती भूमि का है? बता दो जल्दी से। वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग परती भूमि का है? 2%, 5%, 8% या फिर 11%? बताएं भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, तेजी से बताना है। और हाँ, एक और क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, ठीक है। परती भूमि एक नया शब्द आया है, क्वेश्चन यहीं से एक और जनरेट होता है, परती भूमि, ठीक है। एक हिंट देती हूं इसके बारे में। सबसे पहले अच्छा इसका आंसर दे दो, फिर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग परती भूमि का है? 2, 5, 8, 11। देखा जाए तो सही आंसर बनता है भाई साहब 5%। अब आपसे एक और क्वेश्चन है, परती भूमि, परती भूमि किसे कहा जाता है? ठीक, हिंट देती हूं। परती भूमि में कितने वर्ष बाद खेती करी जाती है? ऐसी भूमि जिसमें खालिस्तान वर्ष बाद खेती करी जाती है उसे परती भूमि कहते हैं। सवाल क्या था, परती भूमि किसे कहते हैं? आंसर में क्या लिखना है? खालिस्तान भरना है आपको कि वह भूमि जिसमें खालिस्तान वर्ष बाद खेती करी जाती है उसे परती भूमि कहते हैं। तो ओवरऑल आपको ये बताना है कि परती भूमि पर कितने वर्ष बाद खेती करी जाती है। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, 3 सवाल हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? उद्योग है, कृषि है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है या फिर खनन है? इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, इंटरनेशनल ट्रेड है या फिर माइनिंग है? बता दो जल्दी से, भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? बताइए बताइए बताइए, भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? देखा जाए, चलिए, तो इसका सही आंसर बनता है एग्रीकल्चर, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। किस प्रकार का देश है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। पहली बात तो ये आती है। अब दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात ये आती है, हमसे पूछा है मूल आधार क्या है? मूल आधार क्या है? अब ये बताओ, बाकी की जो 2 सेक्टर हैं, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर हो चाहे वो टर्शियरी सेक्टर हो, किस पर डिपेंड करते हैं? कृषि पर डिपेंड करते हैं, मतलब प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड करते हैं। कृषि क्या है? अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि क्या है? प्राइमरी सेक्टर है। ठीक है, सबसे पहले आती है। फिर उसके बाद उद्योगों की हम बात करें तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। फिर उसके बाद हम किसकी बात करें? सेवा क्षेत्र की बात करें तो ये आता है टर्शियरी सेक्टर में। अब कृषि जो है, प्राथमिक क्षेत्र जो है, वो मूल आधार कैसे है? वो मूल आधार कैसे है? तो भाई, उद्योगों को कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? रॉ मटेरियल कहाँ से प्राप्त होता है? प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त होता है, कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। अगर कृषि क्षेत्र नहीं होगा तो उद्योग धंधों में बनेगा क्या? एक नए प्रोडक्ट का निर्माण कैसे होगा जब रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा? अब जब यहाँ पर निर्माण नहीं होगा, यहाँ पर खेती नहीं होगी, तो ये क्षेत्र जो इनकी उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करता है, ये क्या काम करेगा? सेवा क्षेत्र क्या काम करेगा? उसके पास काम करने को काम ही नहीं रहेगा, एक तरीके से कहा जाए तो सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है? प्राइमरी सेक्टर की। वो हमारा बेस है, वो हमारी नींव है, वो हमारा मूल आधार है। समझ में आ गई बात? अगर आपसे पूछा जाए, डिटेल में एक सवाल पूछा जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि क्यों है, या भारत की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि या प्राथमिक क्षेत्र को ही क्यों माना जाता है, लिख देंगे आप। ठीक है, तीनों उद्योग, तीनों सेक्टर्स की आपको, तीनों क्षेत्रों की आपको एक दूसरे से क्या बतानी है? कनेक्टिविटी बतानी है। ऑल राइट, ऑल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर? चलो भैया, बढ़ जाओ आगे। भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका का आधार क्या है? भारत में 2/3 लोगों की जीविका का आधार क्या है? कृषि, उद्योग, सेवा कार्य या फिर विदेश व्यापार? क्या लगता है, 2/3 लोगों की जीविका का आधार क्या है? कृषि, उद्योग, सेवा कार्य या विदेश व्यापार? सबसे ज्यादा लोग किस कार्य में लगे हैं रोजगार के लिए? बताइए भाई, जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए। भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका का आधार देखा जाए, चलिए, तो इसका सही आंसर बनता है भाई साहब कृषि, क्योंकि भारत की 67% जनसंख्या, 67% पॉपुलेशन
किस में कार्यरत है? कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। ठीक है, 5 सवाल क्लियर, पांचों के आंसर कमेंट में आ रहे हैं, पेपर पर भी आंसर जा रहे हैं ना? सब काम बराबर से, पूरी ईमानदारी से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है? गहन कृषि, शुष्क कृषि, स्थानांतरित कृषि या फिर रोपण कृषि? बताओ, झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है? गहन कृषि, शुष्क कृषि, स्थानांतरित कृषि या फिर रोपण कृषि? जल्दी सोचो और बताओ, क्या लगता है आपको? झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है? देखा जाए, याद आ रहा है कुछ? तो भाई साहब, ये है आपकी स्थानांतरित कृषि। अब झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? तो सबसे पहले तो इस शब्द को समझना, स्थानांतरित कृषि, इस शब्द से हम झूम कृषि इस शब्द की ओर पहुंचेंगे। ठीक है, स्थानांतरित कृषि यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाना। स्थानांतरण, स्थानांतरित से क्या निकल के आता है? स्थानांतरण, ट्रांसफर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब खेती कैसे करी जा रही है? एक जगह से दूसरी जगह की ओर करी जा रही है। क्या मतलब है इसका? खेती कैसे एक जगह से दूसरी जगह की ओर जा सकती है? क्या खेत के खेत उठ के जा सकते हैं? जी नहीं। सुनो भाई, तो स्थानांतरित कृषि में क्या किया जाता है, या झूम कृषि में जंगल के एक एरिया को जलाया जाता है। ठीक है, तो जंगल के एक एरिया को सबसे पहले जला दिया जाता है और उसकी जो राख होती है, ठीक है, इतना बड़ा जंगल का एरिया जलाया जाएगा, पेड़ पौधे जल जाएंगे, तो उसकी जो राख होती है उसमें फिर पौधों को रोपा जाता है, यानी बीजों को रोपा जाता है और फिर उसमें खेती करी जाती है। एक बात, और इस प्रकार की खेती ज़्यादा से ज़्यादा उस जगह पर 2 वर्ष तक करी जाती है, 2 वर्ष से ज़्यादा समय नहीं करी जाती। फिर क्या किया जाता है? 2 साल के बाद दूसरी जगह खेती करने वाले लोग जाते हैं, वहाँ के एरिया को जलाते हैं, फिर वहाँ पर खेती करते हैं। फिर 2 साल बाद किसी तीसरी जगह जाते हैं, सेम प्रक्रिया दोहराते हैं और खेती का काम किया जाता है। यानी कि पहले एक जगह खेती करी जा रही है, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि कहा जाता है। चलिए, अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के किस राज्य में सोपानी या सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां सोपानी या सीढ़ी नुमा खेती करी जाती है? बिहार, पंजाब, हरियाणा या उत्तराखंड? बताओ भाई, जल्दी से, फटाफट आंसर आना चाहिए, जल्दी जल्दी, तेजी से आंसर आना चाहिए। भारत के किस राज्य में सोपानी सीढ़ी नुमा खेती करी जाती है? बिहार, पंजाब, हरियाणा या उत्तराखंड? देखा जाए, चलिए, तो इसका सही आंसर बनता है उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड किस प्रकार का इलाका है? पहाड़ी इलाका, और पहाड़ी इलाकों में ही सोपानी यानी कि सीढ़ी नुमा खेती करी जाती है। ठीक है, इस प्रकार का एरिया होता है। ऑलराइट, और इस प्रकार की यहाँ पर खेती होती है। ठीक है, अब पहाड़ी इलाकों में सीढ़ी नुमा, पूरा चला गया, कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं। अब ये बताओ, पहाड़ी इलाकों में सीढ़ी नुमा खेती करने का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये आती है कि सीढ़ी नुमा खेती क्यों करी जाती? ताकि मिट्टी का जो बहाव है उसको रोका जा सके। अब जैसे कि इस तरफ का एरिया है, यहाँ पर कोई सीढ़ी नहीं बनी, ये एक पहाड़ है, यहाँ कोई सीढ़ी नहीं बनी है, यहाँ पर क्या है? मिट्टी ही मिट्टी है। ठीक, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मिट्टी ही मिट्टी है। अब जैसे हम यहाँ पर पेड़ पौधे लगा देते हैं, डायरेक्ट बिना सीढ़ी बनाए यहाँ हम पेड़ पौधे लगा देते हैं, तो क्या होगा? तो क्या होगा? जब इन पौधों की सिंचाई करी जाएगी तो सिंचाई में पानी के साथ मिट्टी नीचे बह के आती जाएगी और मिट्टी का कटाव हो जाएगा, जिससे यहाँ पर मिट्टी की कमी हो जाएगी, मिट्टी नहीं बचेगी। लेकिन वहीं हम इस तरफ जो हमने सीढ़ियाँ बनाई हैं, ठीक है, इस तरफ जो सीढ़ियाँ बनाई हैं, यहाँ मिट्टी है। ठीक है, यहाँ मिट्टी है और सीढ़ियाँ बना दी, और सीढ़ी बना के फिर हमने पौधे लगाए, सीढ़ियाँ बना के फिर हमने यहाँ पर खेती का काम किया, तो यहाँ जो है सीढ़ियों की वजह से मिट्टी ढलान में बह के नीचे नहीं आ पाएगी, पौधे उनको सीढ़ियों के सहारे जकड़ के रखेंगे मिट्टी को। इसीलिए पहाड़ी इलाकों में सीढ़ी नुमा खेती करी जाती है। और उत्तराखंड किस प्रकार का इलाका है? पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है।
ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में ही सोपानी या सीढ़ी नुमा खेती करी जाती है। क्लियर है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 है झूम खेती भारत के किस भाग में की जाती है? बता दो भाई, झूम खेती भारत में किस भाग में करी जाती है? उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वोत्तर भाग में या फिर पश्चिमी भाग में? झूम खेती भारत के किस भाग में की जाती है? उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में? अभी झूम खेती को मैंने डिटेल में समझाया था, पर यह बात मैंने नहीं बताई थी कि भारत के किस भाग में करी जाती है, क्योंकि मुझे पता था क्वेश्चन आगे आने वाला है। ठीक है, तो बता दो जल्दी से कमेंट करके। झूम खेती या जिसे हम स्थानांतरी खेती भी कहते हैं, किस भाग में करी जाती है? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वोत्तर या पश्चिमी? तो ये करी जाती है पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट में। ये है पूर्व, ठीक, ये है उत्तर, और दिशाएं आपको पता ही है, फिर भी हम बता देते हैं, पश्चिम, और ये है दक्षिण। ठीक है, अब पूर्वोत्तर भाग कौन सा होता है भाई साहब? पूर्वोत्तर, पूर्व और उत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट। ये वाला भाग कौन सा होगा? उत्तर और पूर्व के बीच, उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो झूम खेती या स्थानांतरी खेती कहाँ करी जाती है? पूर्वोत्तर भाग में। किस प्रकार करी जाती है? अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले आपको डिटेल में समझा दिया है। बन जाएगी बातें सारी? क्या कहते हो? सब कुछ क्लियर है? कोई डाउट, कोई समस्या? लाइक शेयर बराबर से, एकदम सब बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? गहन कृषि, स्थानांतरी कृषि, रोपण कृषि, बागवानी कृषि? जल्दी फटाफट से आंसर बताना है। क्या लगता है आपको? कई बार बताया है, डायग्राम के थ्रू बताया, 2 से 3 बार तो मैंने डायग्राम के थ्रू ही इसको बताया है। चैप्टर पढ़ा होगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का वीडियो देखा होगा, चीजें पता होंगी, याद भी आ गई होंगी। याद आया कुछ डायग्राम जैसा? किस चीज का डायग्राम था? किस प्रकार की फसल का डायग्राम था वो? तो इसका आंसर बनता है भाई साहब ऑप्शन सी, रोपण कृषि। तो रोपण कृषि में यह होता है कि एक ही प्रकार की फसल एक ही लंबे क्षेत्र में बोई जाती है, फिर उस क्षेत्र में कोई दूसरी फसल नहीं उगाई जाती। तो किस प्रकार का क्षेत्र होता है? यह है आपका बहुत बड़ा एक खेत। ठीक है, आप एक बहुत बड़े किसान हो और आपने ये उगाई अपने खेतों में फसल, काय की फसल, रोपण कृषि। रोपण कृषि में क्या उगाया आपने? इस बार क्या उगाया जाए भाई? चाय बहुत उगा ली, कॉफी उगाई जाए अब। ठीक है, तो ये हो गई क्या? कॉफी की फसल हो गई। कॉफी के ये छोटे छोटे सुंदर से पौधे हो गए। ठीक, इस तरीके से। ठीक, चलिए अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, खेती होगी कॉफी की। कॉफी के पौधों में से पहले तो फल निकलेंगे, फिर फलों के अंदर से बीज निकलेंगे, फिर बीज को पाउडर बनाया जाएगा, फिर उसकी कॉफी बनेगी। सिंपल सी बात है। तो चाय, कॉफी, गन्ना, ये इस प्रकार की फसलें होती हैं जिनको रोपण कृषि के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, चाय, कॉफी, गन्ना, ये सब किस प्रकार की फसलें होती हैं? रोपण कृषि के उदाहरण होते हैं ये। ठीक, ऐसे लंबी लंबी कतारों में, लंबी लंबी लाइन में जो है पौधों को रोपा जाता है और एक लंबे क्षेत्र में, और सिर्फ एक ही प्रकार की फसल को बोया जाएगा। चलिए 9 सवाल हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाँ जी, इनमें से कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है? बता दो जल्दी से, इनमें से कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है? हल, खुरपी, दाव, ट्रैक्टर? क्या लगता है कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है? हल, खुरपी, दाव या फिर ट्रैक्टर? फटाफट फटाफट बताना है भाई। प्रारंभिक जीविका कृषि
ध्यान करो, कृषि का पहला प्रकार था ये। 3 प्रकारों में हमने खेती पढ़ी थी, 4 प्रकारों में पढ़ी थी रोपण कृषि को मिला के, ठीक है। तो प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए कौन सा यंत्र उपयोगी नहीं है, बताओ जल्दी से। पहले तो आपको आंसर बताना है, उसके बाद मैं ये बताऊंगी कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि किसे कहा जाता है। लग रहा है कुछ अलग से, एक आध ऑप्शन अलग लग रहा होगा, क्योंकि यही तो पूछा है कौन सा उपयोगी नहीं है। इनमें से जो एक अलग है वो छांटना है आपको, ठीक है। तो इसका सही आंसर बनता है ऑप्शन डी, ट्रैक्टर। अब ट्रैक्टर क्यों, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि आखिर ये प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि होती क्या है। तो इसमें क्या किया जाता है, कोई एक किसान है, ठीक है, वो सिर्फ उतना ही उत्पादन करता है जितनी उसको आवश्यकता है, ठीक। पहली बात यह है कि ये कृषि का पारंपरिक तरीका है। एक बात यह है कि कृषि का पारंपरिक तरीका, दूसरी बात क्या है, ठीक है, पारंपरिक तरीका या आदिम कृषि प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आदिम कृषि प्रणाली, आदिम यानी कि प्राचीन कृषि प्रणाली, ठीक है, या परंपरागत तरीका, ये सब एक ही बात है। फिर क्या बात आती है, अब जब पारंपरिक तरीके से खेती करी जा रही है तो पुराने कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। हल हो, खुरपी हो, डाव हो, ये सब क्या है, पुराने कृषि यंत्र हैं, ठीक है। तो पुराने कृषि यंत्रों के द्वारा, पुराने कृषि औजार, यंत्र तो हो जाता है भाई साहब मशीन, मशीनें तो आधुनिक युग में चलने लगी हैं, ठीक है। अब इसमें किसान एक छोटे से क्षेत्रफल में ही कृषि का उत्पादन करता है और जितनी उसे आवश्यकता होती है, ठीक है, स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन, स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन, यानी कि खुद के और खुद के परिवार के खाने योग्य फसल आ जाए बस काफी है, ठीक है। और पारंपरिक कृषि से एक छोटे से क्षेत्रफल में कितनी फसल उगाई जा सकती है, बहुत थोड़ी सी, जितनी उस किसान को आवश्यकता होगी। और क्या होता है, पारिवारिक श्रम के द्वारा ही उत्पादन किया जाता है, यानी कि परिवार के सभी सदस्य मिलकर के अपने खेत में खेती का काम करते हैं, किसी बाहरी मजदूर का सहारा नहीं लेते हैं, ठीक है। तो पारिवारिक श्रम की सहायता से कृषि कार्य किया जाता है। ऑलराइट, समझ में आ गई। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि किसे कहा जाता है, हल, खुरपी, डाव, इन पुराने कृषि औजारों के माध्यम से किया जाता है। कृषि का पारंपरिक तरीका है, आदिम या प्राचीन कृषि प्रणाली है, पुराने कृषि औजारों का प्रयोग होता है, पारंपरिक बीजों का प्रयोग होता है, पुराने बीजों का स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन होता है और पारिवारिक श्रम की सहायता से ही इसमें कृषि कार्य किया जाता है। ऑलराइट, चलिए 10 सवाल हो चुके हैं। 11वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत करी जाती है, बताओ भाई। रोपण कृषि के अंतर्गत कौन सी फसल उगाई जाती है, धान की, गेहूं की, कपास की या फिर चाय की, बताइए जल्दी से। धान, गेहूं, कपास या चाय, देखा जाए। चलिए, तो सही आंसर है चाय, सबसे इजी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रोपण फसल कौन सी नहीं है, क्या पूछा है, रोपण फसल नहीं है, गेहूं, गन्ना, चाय, रबड़, बताइए जल्दी से। रोपण फसल का उदाहरण नहीं है, गेहूं, गन्ना, चाय, रबड़, ए, बी, सी या डी, तेजी से आंसर आना चाहिए। देखा जाए तो इसका सही आंसर बनता है भाई साहब गेहूं। रोपण फसल कौन सी नहीं है, गेहूं रोपण फसल का उदाहरण नहीं है। अब क्या है, अब है क्वेश्चन नंबर 13, रबी की फसल की बुआई किस माह में आरंभ करी जाती है, बुआई किस माह में आरंभ करी जाती है, ये पूछा है। रबी की फसल सीधी बात है कब बोई जाती है, जून, जुलाई, मार्च, अप्रैल, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फटाफट तेजी से आंसर आना चाहिए। रबी की फसल ये याद कर लो कि कब काटी जाती है,
ठीक है। रबी, रबी से आपको क्या याद आता है? कई बार डायग्राम के थ्रू मैंने बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझाया है रबी की फसल का, तो ये याद कर लो कि रबी की फसल काटी कब जाती है। अब जब काटी जाती है उसके 3-4 महीने पहले बोई जाती है, 4 महीने पहले लगभग, तो वही उसका महीना हो जाएगा रबी की फसल को बोने का। ठीक है, एक बार फिर से ऑप्शन पढ़ती हूं। जून, जुलाई, मार्च, अप्रैल, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। का, खा, गा, घा, ABCD। देखा जाए, आया याद? रबी की फसल बुआई अक्टूबर नवंबर, क्योंकि काटी कब जाती है? मार्च अप्रैल। ठीक है, मार्च अप्रैल से पहले के महीने गिन लो आप, 4-5 महीने, सीधी सी बात है। अक्टूबर नवंबर, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। रबी की फसल है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में काटी जाती है। ठीक है, रबी से हमने लिया था रवि, रवि को हम क्या कहते हैं? सूरज। सूरज कब तेज चमकता है? गर्मी में। गर्मी के महीने कौन से होते हैं? मार्च अप्रैल के। सिंपल, बहुत आसान। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? गर्मी, बरसात, जाड़ा या बसंत? जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? बता दो जल्दी से। रबी, खरीफ और जायद। अब रबी की बात तो हमने कर ली, खरीफ के बारे में भी पता है। बचती है बात जायद फसल की, तो सीधा मौसम पूछा है आपसे, गर्मी में, बरसात में, जाड़े में या बसंत में। तो सही आंसर क्या है? गर्मी में। गर्मी में कब से कब तक का समय रहता है भाई साहब? मार्च से जून तक, और मार्च से जून तक ही गर्मी का मौसम होता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी जायद की फसलें। अब जायद की फसलों के उदाहरण क्या बनते हैं? जायद की फसलों के हम उदाहरण देखें तो उदाहरण बनते हैं तरबूज, जो गर्मी के मौसम में चीजें आती हैं, गर्मी के मौसम के जो फल आते हैं, खरबूज, खीरा, ये सब क्या है? ये सब हैं आपके जायद की फसलों के उदाहरण। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? भारत दूध उत्पादन में कौन से नंबर पर है? बताओ भाई। अगर वर्तमान समय की बात करी जाए, वर्तमान ताजे आंकड़ों की बात करी जाए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, भारत का स्थान दूध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन में, बताइए जल्दी से। देखा जाए तो सही आंसर बनता है भाई साहब, भारत दूध उत्पादन में पहले नंबर पर पहुंच चुका है। अब चलिए, एक सवाल का आंसर बताना है आपको कि दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए भारत में कौन सी क्रांति चलाई गई थी? ठीक है, सवाल मैं लिख के दे रही हूं, आंसर कमेंट में आने चाहिए। ठीक है, क्या सवाल है? क्वेश्चन है आपके लिए, और ये आपका एक तरीके से कहा जाए तो होमवर्क है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। अब दूध उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति? दूध उत्पादन के लिए भारत में कौन सी क्रांति चलाई गई? कौन सी क्रांति शुरू करी गई? ठीक है, एक बात, फिर कब शुरू करी गई और किसके द्वारा शुरू करी गई, किसने शुरू करी थी? ठीक है, यानी कि आपको दूध उत्पादन की क्रांति के बारे में पूरी डिटेल मुझे कमेंट में बतानी है। ठीक है, आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। चलिए, 15 सवाल हो चुके हैं, यानी कि आधा काम हो चुका है, आधा काम बाकी है, 15 और बाकी है। चलते हैं आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? बता दो भाई। हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, बताओ जल्दी जल्दी। ऑपरेशन फ्लड, ग्रीन रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन या ब्लू रेवोल्यूशन? जल्दी जल्दी बताओ भाई। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? देखा जाए तो इसका सही आंसर है भाई साहब श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति रिलेटेड है दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, रेशम कल्चर, पीसी कल्चर, टीसी कल्चर, बता दो जल्दी से। ऑप्शन बड़े अजीब है ना,
आंसर बिल्कुल क्लियर है, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है, कंफ्यूजन की कोई बात है ही नहीं। ठीक है, बस एक ऑप्शन हो सकता है आपको कंफ्यूज करे। तो रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, रेशम कल्चर, पीसी कल्चर, तीसी कल्चर, क्या कहते हो? देखा जाए, सही आंसर है भाई साहब सेरीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम कीड़ा पालन कहलाता है। ठीक है, रेशम कीड़ा पालन के द्वारा रेशम का उत्पादन किया जाता है, यानी कि रेशम का उत्पादन एक कीड़े के माध्यम से किया जाता है, उसकी अलग से खेती नहीं होती है। ठीक है, बड़े ही खतरनाक तरीके से रेशम का काम किया जाता है। फिर रेशम कल्चर नहीं है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन लिखा था। ठीक है, कि आप सीधा रेशम कीड़ा पालन को रेशम कल्चर कहते होंगे। ठीक है, और 50% बच्चे यही आंसर लगाएंगे। ठीक, फिर पीसी कल्चर किसे कहते हैं? पीसी कल्चर किसे कहते हैं, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए है। ठीक है, फिर पीसी कल्चर किसे कहते हैं? मछली पालन को, मछली पालन। अब तीसी कल्चर क्या कहलाता है, तो ये भी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन डाला गया था कि आपको सही आंसर पता है कि नहीं है, कि पीसी कल्चर ही कहते हैं या तीसी कल्चर कहते हैं। ऑलराइट, क्लियर है बात? तो इस तरीके से हर एक ऑप्शन को डील करना है, एलिमिनेट करना है, क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, उसके बाद ही आपका सही आंसर निकल के आएगा। सवाल है 18वां, भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहां होती है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। बताओ बताओ बताओ, भारत में धान की खेती सबसे ज्यादा कहां होती है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा या फिर पंजाब? क्या लगता है भाई साहब, क्या लगता है भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहां होती है? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। देखें आंसर, देखा जाए देखा जाए देखा जाए तो भारत में धान की खेती सबसे ज्यादा होती है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। क्लियर है कहानी? चलिए आ जाइए। हाँ जी, तो एक बात और आती है, धान की खेती पश्चिम बंगाल, तो पूरा एक बार फिर से समझ लिया जाए, क्या कहते हो धान की खेती को? सुन लो, धान की खेती, सबसे पहली बात तो ये है, धान की खेती मतलब चावल की बात हो रही है, चावल की बात हो रही है, मतलब खरीफ ऋतु की फसल है। ठीक है, खरीफ फसल है, खरीफ फसल है मतलब किस मौसम में उगाई जाती है? वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु का महीना मतलब जुलाई में, जून जुलाई से लेके अक्टूबर नवंबर तक का इसका समय रहता है। एक एवरेज टाइम मान लें तो जुलाई से अक्टूबर तक का समय रहता है। भारत के किस भाग में उगाई जाती है? पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है, ये बात तो हम सभी को पता है, लेकिन दिशाओं के अनुसार अगर हम बात करें तो ये हो गई आपकी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब क्या उत्तर के मैदानों में और उत्तर पूर्वी भाग में और डेल्टाई प्रदेशों में। ठीक है, तो यहीं पर आपकी बात आ जाती है किसकी? पश्चिम बंगाल की बात आ जाती है, वेस्ट बंगाल की बात आ जाती है। भारत में धान की खेती, अब जैसे हम राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की बात करें तो क्या ये भारत के तटीय इलाकों में आते हैं, उत्तर पूर्व में आते हैं या फिर एकदम उत्तर में आते हैं? नहीं। और धान की खेती के लिए क्या चाहिए? सबसे ज्यादा पानी चाहिए, पानी चाहिए, यानी कि बाढ़ के मैदानों की आवश्यकता होती है। जहां नदियां हो तो तटीय इलाकों में पानी रहता है, यहाँ पर बाढ़ के मैदानों में पानी रहता है। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी कहां मिलेगी आपको? उत्तर के मैदानी भाग में। उत्तर से मतलब यह है कि उत्तर का मैदानी भाग जो है, और ये जो इस तरफ वेस्ट बंगाल का एरिया है, ठीक है, उत्तर पूर्वी एरिया है, वहां पर उगाई जाती है क्या? चावल की फसल या धान की फसल। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहते हैं? अभी तो बताया मैंने, बता दो जल्दी से। रबी, खरीफ, अगहनी या फिर जायद। वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहते हैं? रबी, खरीफ, अगहनी या फिर जायद। देखा जाए तो वर्षा ऋतु की फसल को कहा जाता है भाई साहब खरीफ की फसल। ठीक है, रबी की फसल तो गर्मी में कटती है। वर्षा ऋतु की फसल कब बोई जाती? खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती, अगहनी फसल जो है हिंदी माह जो होते हैं उसमें बोई जाती है, जायद की फसल हमें पता है मार्च से जून के बीच बोई जाती है। ऑलराइट, सवाल है 20वां, गेहूं फसल है, काहे की फसल है गेहूं? खरीफ, रबी या फिर जायद?
गेहूं की फसल खरीफ, रबी या जायद? इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से मैं आपको गारंटी दे रही हूं, अभी तक 20 सवाल अपने हुए हैं, 20वां होने जा रहा है। पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है, इसमें पूरे चैप्टर का हर एक कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। आप बताओ कोई एक ऐसी चीज हो जो छूट रही हो? ठीक है, तो गेहूं किस प्रकार की फसल है? खरीफ की, रबी की या फिर जायद की, या इनमें से कोई नहीं? तो गेहूं है भाई साहब, रबी की फसल है। रबी की फसल है यानी कि गर्मी में काटी जाती है। ठीक है, बोई कब जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और काट कब ली जाती है? मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। ऑलराइट, क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में उगाया जाने वाला मोटा अनाज निम्नलिखित में से कौन सा है? बताओ जल्दी से। भारत में उगाया जाने वाला मोटा अनाज निम्नलिखित में से कौन सा है? गेहूं, चावल, ज्वार या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। भारत में उगाया जाने वाला मोटा अनाज देखा जाए तो इसका सही आंसर बनता है भाई साहब ज्वार। भारत में उगाया जाने वाला मोटा अनाज कौन सा है? ज्वार है। तो क्या गेहूं को मोटा अनाज कहते हैं? नहीं। फिर चावल? नहीं। मोटा अनाज यानी कि मिलेट्स की बात हो रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए जल्दी से। गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? गेहूं के उत्पादन में भारत का स्थान देखा जाए, गेहूं के उत्पादन में भारत का स्थान है भाई साहब दूसरा। तो पहला किसका स्थान है? विश्व में गेहूं की टोकरी किसे कहा जाता है? विश्व में जिस देश को गेहूं की टोकरी कहा जाता है उसी का पहला नंबर होगा कि नहीं होगा? भारत का तो दूसरा है गेहूं में। ठीक, ये बात तो हमें पता चल गई। अब आपसे एक सवाल है, उसका आंसर आपको फाइंड करना है कि गेहूं की टोकरी विश्व में गेहूं की टोकरी किसे कहा जाता है? गेहूं की टोकरी किस देश को कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है? बताओ भाई, गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है दूसरा, तो पहला किसका है? पहला उसी देश का होगा जिसे विश्व में गेहूं की टोकरी कहा जाता होगा। ये कौन बताएगा? आप बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से मोटे अनाज की फसल नहीं है। बताओ भाई, मिलेट्स कौन सा नहीं है ये बताना है। ज्वार, बाजरा, गन्ना या फिर रागी? क्या लगता है, मिलेट्स कौन सा नहीं है? ज्वार, बाजरा, गन्ना या फिर रागी? देखा जाए, चलिए, तो इसका सही आंसर बनता है भाई साहब गन्ना, क्योंकि ज्वार, बाजरा और रागी ये सब मोटे अनाज की फसल है। 23 सवाल हो चुके हैं। 24वां सवाल है, भारत में ज्वार की खेती सबसे अधिक कहां होती है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में? ज्वार एक मोटा अनाज है। ठीक है, ठंड के दिनों में ज्यादा खाया जाता है ये। ठीक है, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत फायदेमंद है। किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है ये पूछा है आपसे, बता दो जल्दी से। ABCD देखा जाए, सही आंसर है भाई साहब महाराष्ट्र में। कहा? ज्वार की खेती सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होती है। क्वेश्चन नंबर 25, बाजरा की खेती सबसे ज्यादा किस राज्य में होती है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या तमिलनाडु? बाजरा याद करो, कुछ याद आ रहा है बाजरे से? बाजरा, भारत में बाजरा की खेती सबसे ज्यादा कहां होती है? ये याद कर लो कि किस प्रकार की परिस्थिति आवश्यक है इसके लिए, बाजरे की खेती के लिए। क्या बहुत ज्यादा पानी लगता है? बहुत ज्यादा नमी, बारिश, ऐसी आवश्यकता होती है क्या कि नहीं होती? देखा जाए तो भाई साहब इसके लिए बहुत ज़्यादा नमी की आवश्यकता नहीं होती है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। शुष्क जलवायु में भी ये उगाया जा सकता है। इसलिए ये कहाँ उगाया जाता है सबसे ज़्यादा? राजस्थान में उगाया जाता है। राजस्थान एक मरुस्थलीय इलाका है जहाँ बारिश उतनी मात्रा में नहीं होती है, जलवायु नम नहीं होती, आर्द्र नहीं होती, शुष्क होती है। ठीक है, तो बाजरा
यानी कि राजस्थान। बाजरा रा से खत्म होता है, रा से राजस्थान चालू होता है। याद करने का ये तरीका है, ठीक है? क्लियर है बात? याद रहेगा अब? चलो अच्छी बात है, याद रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण बताओ भाई। भारतीय कृषि की असफलता का कारण क्या है? अनियमित मानसून, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा का अभाव। क्या हमारे यहाँ सूरज की ऊर्जा की कमी है? बिल्कुल नहीं है भाई। रासायनिक खादों की कमी है क्या? केमिकल फर्टिलाइजर्स की कमी है क्या? या फिर बाजार का भाव, मार्केट नहीं है इसलिए कृषि की फसल ज्यादा, मतलब जो फसल है ज्यादा बिकती नहीं है, ऐसा है क्या? क्या लगता है? बहुत आसान आंसर है, क्योंकि 3 ऑप्शन सीधे सीधे एलिमिनेट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, सीधे सीधे। सोचो जरा, सोचो, भारतीय कृषि की असफलता का प्रमुख कारण क्या है? देखा जाए तो भारतीय कृषि की असफलता का प्रमुख कारण है अनियमित मानसून, रेगुलर मानसून ना आना। क्योंकि भारत में जो मानसून की स्थिति है, किसी वर्ष बहुत ज्यादा पानी गिर जाता है, किसी वर्ष बहुत कम गिरता है, या किसी वर्ष बहुत लेट मानसून आता है कि फसल का समय निकल जाता है। भाई बात आ रही है समझ में? क्लियर हो गई बात? तो भारतीय कृषि की असफलता का कारण है अनियमित मानसून, हमेशा एक सी बारिश ना होना। ठीक है, अनियमित मानसून का अर्थ क्या हुआ? हमेशा एक जैसी बारिश ना होना। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन दलहन की फसल नहीं है? क्या पूछा है? दलहन की फसल नहीं है। चना, बाजरा, मसूर, उड़द। बताइए, चना, बाजरा, मसूर, उड़द, कौन सी दाल नहीं है इसमें से? किसकी दाल आपने नहीं खाई है? किसकी दाल नहीं आती है? ऐसा जरूरी नहीं कि सारी दालें खाई हो, बहुत अच्छी बात है, दालों में प्रोटीन होता है, शाकाहारी व्यक्तियों के लिए तो सबसे अच्छा सोर्स होता है दाल। लेकिन इनमें से ये बताना है कि दाल कौन सी नहीं है। बताओ भाई, चने की दाल होती है, बाजरा की दाल होती है, मसूर की होती है, उड़द की होती है, किसकी नहीं होती है? देखा जाए तो भाई साहब ऑप्शन भी, बाजरे की दाल नहीं होती है। बाजरा क्या है? एक मोटा अनाज है, सबसे ज्यादा पाया जाता है कहां पर? राजस्थान में। चने की दाल होती है, बिल्कुल होती है, जिससे बेसन बनता है। ठीक है, मसूर की दाल होती है, ऑरेंज से कलर की दाल होती है। उड़द की दाल होती है, बिल्कुल होती है, काले रंग की भी उड़द होती है। फिर उसका जब छिलका उतर जाता है तो बहुत ही हल्के पीले कलर की, मतलब क्रीम कलर की दाल होती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब क्या कहानी है? मात्र 3 सवाल बचे हैं भाई, ये 28 है, उसके बाद 29 और 30 बाद खत्म। इसलिए सोच समझ के आंसर देना है, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन के आंसर ही आज आपको जो है जिता पाएंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन, आखिरी के 3 क्वेश्चन डिसाइड करेंगे कि आज का विजेता कौन होता है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर में, रायपुर में, शिलोंग में, या फिर इम्फाल में? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, रायपुर, शिलोंग, इम्फाल। देखा जाए तो सही आंसर बनता है जोधपुर में है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। और जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान किस प्रकार का इलाका है? शुष्क इलाका है, आर्द्रता की कमी रहती है, नमी की कमी रहती है। ऑलराइट, चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तिलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तिलहन फसलें, तिलहन फसलों में कौन सी फसलें आती हैं जिनसे तेल निकाला जाता है? जैसे कि सोयाबीन, मूंगफली, तिली, अलसी का तेल आता है, और सरसों का तेल आता है, और किसका तेल आता है भाई साहब? सोचो सोचो सोचो, काफी सारी चीजों के तेल निकलते हैं। तो तिलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर चौथा? देखा जाए, चेक किया जाए आंसर। तो इसका सही आंसर है भाई साहब, तिलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। याद रहेगा। आखिरी सवाल है आज का, मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? मूंगफली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। बताओ भाई जल्दी से, मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है? हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में? देखा जाए
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात में। मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गुजरात में। मूंगफली का तेल निकाला जाता है, एक प्रकार की तिलहनी फसल है। ऑलराइट, तो 30 सवाल हो चुके हैं भाइयों, बता दो अब जल्दी से, फटाफट काउंट कर लो जल्दी से कि कितने क्वेश्चन आपके आज के सही हैं। देखते हैं आज कौन जीता। क्या लगता है भाई? जल्दी जल्दी काउंट करो, जल्दी जल्दी, पूरी ईमानदारी से। आंसर आना चाहिए, तेजी से आंसर आना चाहिए। हो गया काउंट? थोड़ा और समय दिया जाए? बिल्कुल समय ही समय है आपके पास, आराम से काउंट करो, लेकिन ईमानदारी से काउंट करना है, ठीक है? झूठा नहीं दिखाना है कि भाई कमेंट में मेरे नंबर ज़्यादा दिखेंगे। आपके नंबर आपको पता है कि कितने हैं, ठीक है? क्लियर है? इसलिए खुद से झूठ नहीं बोलना है। चलिए, तो भाई सब 30 सवाल हो चुके हैं, आपके कमेंट भी आ चुके हैं और आज का ये सेशन भी ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट सेशन आएगा कल। किस चीज़ का आएगा? इसी चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का। ऑलराइट, तो अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, इस तरीके से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको कराए जाएंगे। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। जी हाँ, अगर आपको ई बुक्स, री नोट्स की भी आवश्यकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ से आप दोनों चीज़ें अवेल कर सकते हैं, सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। किससे कवर कराया जाता है? एनसीईआरटी से कवर कराया जाता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेस है कि सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। जी हाँ, और मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।